हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 ईस्वी से। 1990 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 ईस्वी के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 1918 ईस्वी में कांग्रेस से अलग हुए अति उदारवादी नेता, जिसके मुखिया सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। इस दल ने 1920 और 21 ईस्वी के विधानमंडल के चुनावों में हिस्सा लिया और विधानमंडलों में इस उद्देश्य से गए कि जहां तक हो उससे सहयोग और जहां अनिवार्य हो वहां विरोध करो। विधानमंडलों के माध्यम से संवैधानिक सुधार करने के उदारवादियों के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। जून 1922 में कांग्रेस ने अपनी प्रभावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की, जिसके सदस्यों में शामिल थे पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगन। समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे और प्रतिवेदन पंडित मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में अजीब सी निराशा का माहौल बन गया था। निराशा के इसी माहौल ने कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म दिया, जिसके सूत्रपात पंडित मोतीलाल नेहरू थे। पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास महोदय ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को विधानमंडलों के प्रवेश कर उसके भीतर से राजनीतिक लड़ाई लड़ने के विचार को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार विधानमंडलों द्वारा हम जनता की आवाज़ और मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन को भी जलाए रखा जा सकता है। पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडलों में पहुंचने की योजना को 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ अस्वीकार कर दिया गया। चक्रवर्ती गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और कट्टर गांधीवादी नेता, जिन्हें अपरिवर्तनवादी माना जाता था, ने परिवर्तनवादियों के विचारों को अस्वीकार करते हुए गांधी जी के रचनात्मक कार्यों, चरखा कातना, अस्पृश्यता निवारण, मध्य त्याग जैसे कार्यों का समर्थन किया। दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तनवादी इसके नेता पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास थे ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। गया कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास थे। CR दास व पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में ही प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज दल को तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। इस तरह कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति मिल गई। स्वराज्यों ने 1923 ईस्वी के विधानमंडल चुनावों में हिस्सा लेते समय जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में यह प्रतिज्ञा की कि वे केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए सतत, सुसंगत और अविरल अवरोध की नीति का पालन करेंगे। स्वराज्यों को मदन मोहन मालवीय, MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल जैसे राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त था। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराज्यों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में कांग्रेस ने 42 पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज्यों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराज्यों को मद्रास और पंजाब में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। चुनाव के बाद स्वराज्यों ने केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों में प्रवेश कर महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। 1919 ईस्वी के अधिनियम की जांच हेतु मुठभेड़ समिति को नियुक्त करवाना। नंबर 2, दमनात्मक कानूनों को समाप्त करवाने के लिए संघर्ष। नंबर 3, कपास पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की समाप्ति। नमक कर में कटौती।
नंबर 4 श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, मजदूर संघों की सुरक्षा आदि। स्वराज्यों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1923 और 1924 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस को विशेष सफलता मिली। कलकत्ता के मेयर C.R. दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद तथा इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। अब स्वराज पार्टी के ऊपर क्या संकट आया? 16 जून 1925 को C.R. दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल की शक्ति क्षीण होने लगी। पार्टी में सांप्रदायिक भावनाओं तथा सरकार के साथ सहयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सरकार के साथ सहयोग का इच्छुक स्वराज पार्टी का गुट प्रत्युत्तरवादियों के रूप में और इस विचारधारा के विरोधी अप्रत्युत्तरवादियों के रूप में सामने आया। प्रत्युत्तरवादी गुट हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का इच्छुक था, जिसमें M.C. केलकर, M.R. जयकर, मदन मोहन मालवीय आदि थे। कालांतर में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिसके पास राजनीतिक नरमवाद और स्पष्ट हिंदूवाद का मिला-जुला कार्यक्रम था। सन 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीन समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली। मध्य प्रांत के समाजवादी नेता S.V. तांबले मध्य प्रांत के गवर्नर की परिषद के सदस्य बने। 1926 में हुए चुनाव में स्वराज्य दल को विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसे विद्रोही कार्यकर्ताओं और हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों का सामना करना पड़ा। स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानमंडल में 40 सीटें जीती, जबकि प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में मद्रास में आधी सीट पर विजय तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में हार का सामना करना पड़ा। बहुमत के अभाव में भी 1928 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में पेश किया गया पब्लिक सेफ्टी बिल का सभी राष्ट्रवादी शक्तियों ने एक स्वर में विरोध किया। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला तथा भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। स्वराजवादियों को अपने विचार और कार्यक्रमों को आजमाने का पूरा अवसर मिला और विकल्प रहे। जिस तरह असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद कांग्रेस का सक्रिय नेतृत्व स्वराजवादियों के हाथ में आ गया था, उसी प्रकार स्वराजवादियों के असफल होने पर कांग्रेस की बागडोर वापस गांधी जी के पास चली गई। कुछ अन्य आंदोलन। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने जेल से रिहा कर दिया गया। जून 1924 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी ने एक प्रस्ताव पेश कर कांग्रेस की सदस्यता हेतु न्यूनतम अर्हता कताई को निर्धारित किया। दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। गांधी जी ने जो पहली अध्यक्षता की थी वो 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में की थी। ठीक है। इस मध्यवर्ती काल में देश के विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे नागपुर झंडा सत्याग्रह जो भी 1923 में हुआ, बरसात सत्याग्रह वो भी 1923 में हुआ, गुरु का बाग सत्याग्रह वो भी 1922 से 23 में हुआ, तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 में हुआ, वाईकॉम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ। अब एक एक करके सत्याग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। जो नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ, यह एक स्थानीय आदेश था। इस सत्याग्रह में गुजरात के आंदोलनकारियों के गुट नागपुर आए। बरसात सत्याग्रह खेड़ा जिले में स्थित बरसात में डकैतियों को रोकने के घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित पुलिस दलों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति पर 2 रुपये 7 आने का कर लगाया गया, जिसके विरोध में यह सत्याग्रह सफल रहा। विरोध यह किया गया और यह सत्याग्रह सफल भी रहा। बरसात सत्याग्रह हार्डिमन ने बरसात सत्याग्रह को ग्रामीण गुजरात का प्रथम सफल सत्याग्रह कहा। गुरु का बाग सत्याग्रह अगस्त 1922 में चलाए गए। इस सत्याग्रह का कारण अवदस्त महंत और नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच विवादित भूमि पर स्थित एक पेड़ को काटे जाने के कारण हुआ। ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। तारकेश्वर आंदोलन 1924 ईस्वी में बंगाल स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वानंद ने प्रारंभ किया। कालांतर में C.R. दास भी इससे जुड़ गए।
तारकेश्वर कहाँ का सत्याग्रह था? ये बंगाल का था। गुरु का बाग पंजाब का था। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर राज्य एझावा की कांग्रेसी नेता टी.के. माधवन ने मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया। अब हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, जो कि 1924 से 1934 ईस्वी तक रहा। इसमें आपके भगत सिंह आएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, है ना। तो ये वाला पूरा का पूरा इस चीज़ से लेकर चलेगा। 1922 ईस्वी में अचानक गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के बाद देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही युवक निराशा में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में होने वाली क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रेरित युवा हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की अपनी नीति पर पुनः सक्रिय हो गए। इस समय क्रांतिकारी आतंकवाद दो धाराओं में विकसित हुआ, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में तथा दूसरा बंगाल में। उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद आदि शामिल थे। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, जो कि हिंदी में है और गुरुमुखी भाषा में, ने अनेक युवाओं को क्रांति के प्रति आकर्षित किया। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के उद्देश्यों में शामिल था संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए, जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए। आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन एकत्र करने के लिए राजनीतिक डकैतियों सहित राजनीतिक अपहरण। नंबर 3, HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अनेक शाखाएं स्थापित करना। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता कर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। असफाउल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहाड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी सदस्यों को गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत को महत्व दिया जाता था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय जी पर लाठियों के प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स लाहौर में थे, जो कि 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु द्वारा की गई हत्या पहली HSRA की क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम के साथ फेंके गए पर्चों में HSRA का संदेश इस प्रकार था: बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, है ना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने और कुछ षड्यंत्रों से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत HSRA के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64 दिन बाद 13 दिसंबर 1929 को मृत्यु हो गई। जतिन का मृत शरीर जब लाहौर से बंगाल लाया गया, उस समय कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर लगभग 6 लाख लोगों ने महान युवा नेता को श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद
सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इंकलाब जिंदाबाद, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, का पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। HSRA के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वे आखिरी गोली खुद को मारकर शहीद हो गए। इस तरह उत्तर भारत में HSRA की गतिविधियां समाप्त हो गई। अब आते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई। इस समय बंगाल में हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ और अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। बंगाल में सूर्य सेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। सूर्य सेन चटगांव, जो एक बंदरगाह क्षेत्र था, के एक राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इनके द्वारा स्थापित संस्था IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के चटगांव शाखा के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, टेगारबल जैसे नवयुवक और नवयुवतियां शामिल थे। 19 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा कहते थे, ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव, बारीसाल, मेमन सिंह और सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर एक साथ हमला बोलना था। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव में शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसी समय 65 सदस्य क्रांतिकारी दल के समक्ष सूर्य सेन ने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया, जिसका राष्ट्रपति सूर्य सेन बने। अब जैसे राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में 1915 में अपनी अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी, ठीक है, उसी तरह अभी यहाँ पर भी एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन हुआ, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन बने। ठीक है, 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सरकारी सेना के बीच हुए संघर्ष में 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के बाद 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। बंगाल में IRA की गतिविधियों ने बड़ी संख्या में युवाओं को, जिसमें कॉलेज की लड़कियां भी शामिल थीं, को क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। चटगांव कांड के बाद मिदनापुर में क्रांतिकारियों द्वारा 3 अंग्रेज मजिस्ट्रेट और 2 पुलिस महानिरीक्षकों की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की महिलाओं की भागीदारी क्रांतिकारी गतिविधियों से अधिक हुई। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़तली, जो कि चटगांव में था, के एक रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय मारी गई। कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ 1935 में गिरफ्तार हुई और इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 युवतियां सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। 6 फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई। उन्होंने अपनी युगांतर पार्टी के क्रांतिकारियों से राय मशवरा करके यह निर्णय लिया कि डिग्री लेते समय वह जैक्सन को गोली का निशाना बनाएंगे। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को बंगाल के कृष्णानगर में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ऋषिकेश, उत्तराखंड में हुई थी। उन्होंने युगांतर के सदस्य रहे ज्योतिष भौमिक से विवाह किया था। 1920 से 1930 के दशक में चटगांव में IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी संगठन में सत्तार मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियाँ और तनु मियाँ आदि शामिल हुए। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। क्रांतिकारी भगत सिंह कुशाग्र बुद्धि के थे। वे अपने समय के तमाम राजनीतिक नेताओं में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन रखा। लाहौर अदालत में पेशी के समय भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर रगड़ने पर
वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगत सिंह का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांतिकारी नहीं ला जा सकती, व्यापक आंदोलन की क्रांति का माध्यम बन सकता है। भगत सिंह मार्क्सवाद की ओर अधिक झुके हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में कहा कि जहाँ तक याद पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना रोमांच नहीं जुड़ा होगा जितना कि भगत सिंह के जीवन के साथ जुड़ा है। भगवती चरण बोरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक दस्तावेज जारी किया था। लाहौर अदालत में बोलते हुए भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी इसमें जगह नहीं है, यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिका तथा पुस्तकें। युगांतर पत्र, इसके संपादक थे वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। संध्या, जो ये था समाचार पत्र, इसका था मुखंदा चरण। वंदे मातरम अरविंद घोष। जमींदार सिराजुद्दीन। भारत माता अजीत सिंह। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम मैडम कामा, जो कि लंदन में थी। मदर, न्यूयॉर्क में हरदयाल द्वारा। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर द्वारा। भवानी मंदिर, अरविंद घोष द्वारा। वर्तमान रणनीति, बरेंद्र कुमार घोष। पथेर दावी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बम मैनुअल, पी.एल. बापट। अब जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ठीक है, अब उसके समीक्षा के लिए, जो कि 10 साल बाद एक साइमन का मतलब एक कमीशन भारत आना था, तो उसके लिए जो कमीशन भारत आया उसका नाम था साइमन कमीशन, जो 1927 से 1928 के दौरान भारत आया। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा भारत उत्तरदायी शासन की दशा में कहाँ तक प्रगति करने में की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, क्योंकि उसे यह आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर दल की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। जिस समय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, उस समय भारत में समग्र राजनीतिक वातावरण क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों के कारण भयानक उत्तेजनापूर्ण था। सांप्रदायिकता के कारण दंगा और खून खराबा हो रहा था। 1926-27 के दौरान सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा था। जॉन साइमन, जो कि इसके अध्यक्ष थे और लिबरल पार्टी से थे। मी बाथम, जो इसके बाकी सदस्य थे, स्ट्रेथकोना, लेन फॉक्स, कैडिगन कंजर्वेटिव पार्टी से था। एटली व बर्नॉन हॉर्शॉन, जो कि लेबर पार्टी से थे। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नियुक्त नहीं किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग आदि ने आयोग के बहिष्कार का समर्थन किया। कालांतर में मुस्लिम लीग का एक गुट मोहम्मद शफी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थक हो गया। कुछ अन्य दल जिन्होंने आयोग का समर्थन किया वो थे जैसे जस्टिस पार्टी मद्रास की और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की आदि। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग बम्बई पहुंचा, उस दिन पूरी मुंबई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। जहां जहां आयोग गया वहां साइमन गो बैक के नारे के साथ आयोग का स्वागत किया गया। लखनऊ में कल्ली खुज्जम्मा और मद्रास में टी प्रकाशन ने अनोखे अंदाज में आयोग का विरोध किया। लखनऊ में आयोग के विरोध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को लाठियां खानी पड़ी थी। लाहौर में बीमारी की हालत में भी लाला लाजपत राय आयोग के विरोध करने वाले एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने इतने बार्बर तरीके से उन्हें पीटा कि कुछ दिन बाद लाला जी की मृत्यु हो गई।
मरने से पूर्व लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए थे वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत यानी शव पेटी की आखिरी कील साबित होगी। 1928-29 ईस्वी के बीच साइमन कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में विचार होना था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में साइमन आयोग विरोधी आंदोलन युगांतरकारी घटना सिद्ध हुई। इससे जन आंदोलन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचा दिया गया। अब 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही अनुदार दल की सरकार में भारतीय सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में भारत में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में, जिसमें कुल करीब 29 दलों ने हिस्सा लिया था, इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। कांग्रेस के अलावा सर्वदलीय सम्मेलन में शामिल होने वाले अन्य दल इस प्रकार थे। हिंदू महासभा भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, खिलाफत समिति भी थी, भारतीय ईसाई भी थे, कांग्रेस राष्ट्रीय उदारवादी संघ आदि। 11 मई 1928 को बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई जिसने भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अन्य सदस्य सतेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, M.S. सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, G.R. प्रधान कुरैशी आदि। इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले ही यह कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया। इस रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू और सतेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें इस प्रकार थी: भारत को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा। नंबर 2, भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। नंबर 3, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की ही रहेगी। नंबर 4, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई। नंबर 5, नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया। नंबर 6, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। 1928 ईस्वी में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ। जिन्ना इस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए पुनः आगा खां और मोहम्मद शफी के साथ हो गए। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यपूर्ति भगत जैसे युवा नेताओं डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट पर कलकत्ता में 1928 ईस्वी में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य और डोमिनियन स्टेट को लेकर मतभेद की स्थिति पैदा हुई। अंततः गांधी जी के हस्तक्षेप से यह मामला सुलझा। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष तक का समय दिया गया और चेतावनी दी गई, यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट का दर्जा न दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। नेहरू रिपोर्ट का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व है। नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के संविधान की पूर्णगामी प्रमाणित हुई। इसी कारण अनेक इतिहासकारों ने नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट माना था। अब मुस्लिम लीग ने तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये खारिज कर दी। फिर जिन्ना अपना 14 सूत्री फॉर्मूला लेकर आए। अब वो 14 सूत्री फॉर्मूला क्या था? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों के 14 मांगों की एक सूची मार्च 1929 में जारी की। जिन्ना के 14 सूत्री मांग पत्र की प्रमुख मांग थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की निर्वाचक की सुविधा, केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण आदि। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद जिन्ना ने उपयुक्त मांगों को इंग्लैंड के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया। जिन्ना की इन मांगों में अधिकांश मांगें अगस्त 1932 में मिस्टर मैकडोनाल्ड और के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में वो समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह निरस्त घोषित किया गया। सम्मेलन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। आगे उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूं कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार है। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। नंबर 2, लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अब सिर्फ अर्थ पूर्ण स्वराज्य से होगा। इसे ही अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1929 के सम्मेलन की आधी रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है। इसके बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी गई। आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन वायसराय से वह अपनी न्यायोचित मांगों को नहीं मनवा सके। वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूची मांग पत्र में प्रमुख मांगे इस प्रकार थी। नंबर 1, सेना का खर्च, सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती। नंबर 2, पूर्ण शराबबंदी। नंबर 3, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। नंबर 4, भारतीयों को आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस। नंबर 5, रुपए का विनिमय दर एक सीलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाए। नंबर 6, लगान में 50% की कटौती की जाए। नंबर 7, नमक पर सरकारी इजारेदारी तथा नमक कर को समाप्त करना। नंबर 8, नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध। नंबर 9, गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। नंबर 10, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित हो। नंबर 11, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए और निर्वासित भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की अनुमति दी जाए। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला है। इंतजार की अब घड़ियां समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया और दांडी नौसारी जिले में था। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम पढ़ेंगे आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, आंदोलन की प्रगति क्या थी, सरकारी दमन चक्र कैसा था, लेकिन अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।